इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अब उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। इज इट क्लियर? फाइनली हमने पता किया Kc इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और Kp इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? जब प्रेशर लेंगे तो Kp, जब कंसंट्रेशन लेंगे तो हम लोग Kc होता है। इज इट क्लियर? तो इसी को लिखा है, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेज्ड टू द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट in the balance equation divided by the product of concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value। मींस कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है, घुमा फिरा के कह रहा है सर Kc is equal to product concentration upon reactant concentration raised to any stoichiometric coefficient। मैंने मान लिया n और m। इज इट क्लियर? और ये जो वैल्यू होती है, ये Kc की वैल्यू क्या आ जाती है, Kf अपॉन वाट, Kb, फॉरवर्ड कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड कांस्टेंट। क्या हम लोगों ने इस चीज को समझे थे? हाँ बिल्कुल, इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, याद करो कैसे एक्सप्रेशन को लिखा था मैंने। अब अगर 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, अब इस केस में अगर Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, आई होप यू नो दिस, Kc इज इक्वल टू N2 इंटू H2 टू दी पावर 3 अपॉन NH3 स्क्वायर। एम आई राइट? क्या इस तरह से लिखा था? तो बोलो आउट ऑफ ऑल 4 विच वन इज करेक्ट? दैट 4 ऑप्शन इज करेक्ट। दिख रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताओ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Kc, Kf एंड Kb। जस्ट मैंने आपको बताया Kc इक्वल टू व्हाट, Kf अपॉन Kb। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या होगा, Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। बहुत अच्छी बात है। क्या हमें समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको मैंने बताया था जब अगर हमने कंसंट्रेशन लेना है तब हम लोग क्या लेते हैं, मोल पर लीटर, तब क्या आता है Kc। और अगर हमें प्रेशर लेना है तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, तब क्या आ जाता है Kp। तो Kc का यूनिट होता है मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा Ng, और Kp का यूनिट होता है एटीएम टू दी पावर डेल्टा Ng। इज इट क्लियर? हाँ। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, आ जाओ देखते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन मेरे पास है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। आपको पता है जब हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं तब सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कंसीडर नहीं करते। तो बचा क्या मेरा, ओनली CO2। गुड। तो हम लिखेंगे Kc का यूनिट मींस मोल पर लीटर। बहुत अच्छी बात है सर। टू दी पावर डेल्टा एन। अब बताओ डेल्टा एन सिर्फ CO2 ही तो है, यानी 1। डेल्टा एन अगर 1 पुट कर दो तो Kc का यूनिट क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, मोल पर लीटर। इज इट क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। क्लियर? अगेन अगर Kc का यूनिट हमें लिखना है तो Kc का यूनिट हम क्या लिखने वाले हैं, जल्दी बताओ, मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा Ng। अब बताओ प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2। रिएक्टेंट में कितने मोल है, 1। तो 2 माइनस 1 1, फिर डेल्टा Ng क्या आ गया 1। तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। और अगर Kp का यूनिट बोले तो फिर से Kp के लिए क्या लिखोगे, एटीएम टू दी पावर डेल्टा Ng। फिर से डेल्टा Ng यहाँ पे क्या है 1। तो Kp का यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। इस क्वेश्चन के लिए आई होप आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होगी। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ, थर्ड क्वेश्चन के लिए डेल्टा Ng बताओ। आपको पता है प्रोडक्ट साइड कितने मोल है 2, रिएक्टेंट साइड कितने मोल है 1 + 1 2। तो डेल्टा Ng 2 - 2 0। जब डेल्टा Ng 0 आ जाए तो Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू दी पावर 0। और किसी पे पावर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है 1। मींस फॉर दिस क्वेश्चन इफ डेल्टा Ng 0, Kc एंड Kp हैज नो यूनिट, मींस इस जगह पे Kp और Kc का कोई यूनिट नहीं है। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर यहाँ पे गिवन है H2 N2 और 2NH3। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि इस केस में डेल्टा Ng क्या है, तो आप देखो 2 प्रोडक्ट साइड है और यहाँ पे 3 + 1 4। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस अगर डेल्टा Ng ढूंढने बोले तो क्या लिखने वाले हैं, 2 - 4 = -2। तो बोलो Kc का यूनिट क्या होगा, सर इज वेरी इजी। Kc यूनिट हो जाएगा मोल
पर लीटर टू दी पावर -2। और अगर केपी का यूनिट बोले तो सर केपी का यूनिट हो जाएगा एटीएम टू दी पावर -2। क्या हमें समझ में आया? यूनिट बहुत इजी है, मोल पर लीटर लिखना है हमें और केपी के लिए एटीएम लिखना है। ऊपर क्या लगाना है? डेल्टा एनजी। कैसे डेल्टा एनजी ढूंढते हैं मैं आपको बता चुका। क्या हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? गुड। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना हम लोग वीवीआई के टर्म्स में लिख लेते हैं कि क्यों ये बहुत वीवीआई है। क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? जो के है उसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम पढ़ते हैं उसको? पहला, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी केसी और केपी की वैल्यू, चलिए तो हम केसी लेते हैं, केसी की वैल्यू को देखकर हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। क्या रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन है, क्या रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, या एप्रिशिएबल अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं। ये सब चीजें हम केसी की वैल्यू देख के पता कर सकते हैं। कैसे? मैं बताने वाला हूं वन बाय वन। नेक्स्ट क्या है? प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मींस रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। हर चीजें ये चीज आपको बताती है। थर्ड क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये तीनों चीजें मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। क्या यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम है? क्या चीजें हमें समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो चलिए आ जाइए, आते हैं। पहला, फर्स्ट क्या है? प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने वाले हैं? देखो, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज ग्रेटर देन 10⁻3, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा? नियर टू कंप्लीशन, यानी कौन डोमिनेट करेंगे? प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे, क्योंकि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्लियर? केसी की वैल्यू बढ़ी मींस न्यूमरेटर बढ़ा, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा। यानी केसी की वैल्यू ज्यादा है, यानी 10⁻3 से ज्यादा हो गई तो क्या डोमिनेट करेगा? प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, मींस रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। बट केसी की वैल्यू बहुत कम है, लेस देन 10⁻³ है, तो इस केस में रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, मींस रिएक्शन के प्रोसीड होने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी जो इस बार कौन डोमिनेट करने वाला है? रिएक्टेंट डोमिनेट करने वाला है। क्या हमें चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब अगर वैल्यू इन दोनों के बिटवीन रहे, 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के बिटवीन रहे, तो हम कहेंगे देयर इज अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट, मींस रिएक्टेंट भी अवेलेबल है और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अब इन्हीं को, ये जो चीजें हमने पढ़ी है इसको क्वेश्चन के टर्म्स में भी देखते हैं कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आ जाओ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 500 केल्विन हैज केसी वैल्यू। देखो केसी की वैल्यू क्या है? 2.4 इंटू 10⁻47। अब बोलता है इसको देख के बताओ, कमेंट ऑन दिस रिएक्शन, क्या इस रिएक्शन में प्रोडक्ट डोमिनेट है, रिएक्टेंट डोमिनेट है, क्या होने वाला है? क्या वैल्यू है केसी की? 10⁻47, मींस 10⁻3 से ज्यादा, तो यानी केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करने वाला है? प्रोडक्ट डोमिनेट करने वाला है, मींस रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या कमेंट करने वाले हैं? रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन, प्रोडक्ट डोमिनेंट। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एट 500 केल्विन हैज केसी वैल्यू 4.1 इंटू 10⁻48। -48 मींस केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है, और जब कम है तो आपको पता है रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, मींस इस केस में कौन डोमिनेट करने वाला है? रिएक्टेंट डोमिनेट करने वाला है। चीजें क्लियर हो रही है आपको? ज्यादा मैं कोई टफ नहीं ले रहा हूं, जो हमारे सिलेबस में उसके रिगार्डिंग बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डन सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन फॉर दिस रिएक्शन केसी की वैल्यू क्या है? 4.8 इंटू 10⁻³ मींस केसी इज लाइंग बिटवीन 10⁻³ टू 3, उनके बिटवीन और नियर बाय है, और जब उनके बिटवीन और नियर बाय है तो क्या बोलेंगे? एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। क्या ये तीनों एग्जांपल से हमारी थ्योरी क्लियर हो गई?
अगर Kc की वैल्यू ज्यादा तो रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट डोमिनेट, Kc की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट डोमिनेट, अगर Kc की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन ज्यादा, सर रिएक्टेंट ज्यादा, और अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बिटवीन रहे तो बोथ आर प्रेजेंट इन अ एप्रिशिएबल मैनर। डन सर, डन, बहुत अच्छा। तो फर्स्ट आ गया एप्लीकेशन, गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो आपका एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इस चीज को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी और वो है हमारा दादा मेरे Q। सर ये Q क्या है, मास एक्शन रेशियो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन। इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कंपेयर करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो सर ये मास एक्शन रेशियो क्या है, इस चीज को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको समझो पहले अच्छे से। देखो, जैसे सपोज करो आप मार्केट गए और आपने 1 लीटर ऑयल परचेस किया, तो आपको पता है 1 लीटर ऑयल का एक पाउच आया, वो आपको शॉपकीपर ने दे दिया, ठीक है। अब आपको भी बिलीव है कि इसमें 1 लीटर है, यानी उसकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू उसने मेंशन कर दी पाउच पे। लेकिन क्या हुआ, आपके दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा आया और आपने उसको क्या किया, पाउच को ओपन करके घर जाके मेजर किया, और घर जाके जब मेजर किया तो आपने देखा वो 1 लीटर नहीं था, उसमें 1 लीटर से कम थे। यानी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से मेल नहीं खा रहा, यानी उनके बीच में डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस आया केमिकल रिएक्शंस में, तब ये क्या आया, मास एक्शन रेशियो का वैल्यू आ गया। तो सर मास एक्शन रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का मेथड सेम है, बिल्कुल। जो मास एक्शन रेशियो है वो भी होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्योंकि हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम है, तो आपको पता है अगर इक्विलिब्रियम है तो QC मींस मास एक्शन रेशियो और रिएक्शन क्वेश्चन किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का भी मेथड सेम और मास एक्शन रेशियो निकालने का भी मेथड सेम होगा। इज इट क्लियर? बट हमेशा सेम नहीं होगा। जैसे मैं 1 लीटर आप लाए और आपने पाउच को मेजर किया, तो आपने देखा कि जो एक्चुअल वैल्यू उसमें लिखी हुई है और जो मेजर किया वो सेम है, तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी ज्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, QC निकालते हैं। QC मींस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सिमिलर मेथड है जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और क्योंकि चैप्टर इक्विलिब्रियम है तो मास एक्शन रेशियो जो रिएक्शन क्वेश्चन Q की वैल्यू है वो K के वैल्यू की इक्वल होगी, और जब ये इक्वल होगी तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इज इट क्लियर? मींस निकालने का मेथड, जो फाइंड आउट करने का मेथड है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सेम है। इज इट क्लियर? बट एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और एक मेजर्ड वैल्यू है। तो इसको जानने से पहले हम लोग इसको न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में Kc पहले से ही दिया हुआ है, यानी ये कह रहा है, वेट फॉर अ मोमेंट, ये इस क्वेश्चन में आप कह रहा है कि भाई मैंने Kc वैल्यू दे दी, मतलब जो हमने ऑयल परचेस किया वो 1 लीटर है, अब तुम प्रूफ करके बताओ कि उसमें 1 लीटर है या नहीं। ठीक है, तो Kc की वैल्यू भी दे दी और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दे दिया। तो अब दिमाग की बत्ती जली, सर मुझे प्रूफ करना है कि Kc की वैल्यू दी हुई है और जो मैं अभी ढूंढने वाला हूं क्या वो एग्जैक्टली इससे मैच करती है। तो इसके लिए हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं, Q ढूंढने वाले हैं। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, जैसे हम Kc ढूंढते हैं वैसे QC ढूंढेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये थ्योरेटिकल वैल्यू गिवन है और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू मेजर करने वाले हैं कि रिएक्शन में जो डेटा गिवन है उससे क्या वैल्यू आ रही है। तो उससे जो वैल्यू आ रही है उसको Kc ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, QC लिख रहे हैं। क्लियर? तो QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, 0.4। इसको कैसे लिखते हैं, Hi⁴ अपॉन H2 into what, I2। बहुत अच्छी बात है। Hi⁴ means 0.4 into 0.4 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है H2 का 0.1 और I2 का क्या है 0.2, तो 0.1 into 0.2। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। अब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो 8 आया, इक्वल नहीं आया, मींस दाल में कुछ काला है, यानी 1 लीटर जो आपने ऑयल खरीदा, अब वो जो पाउच में लेवल लिखा हुआ था वो नहीं है, कम है। इक्वल हो जाता तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में। सर वेल एंड गुड, आपने मुझे सही चीज दी।
तो इक्वल तो है नहीं, तो जब इक्वल नहीं है तब हम उनको कैसे रिलेट करते हैं, और इसको रिलेट करने के बाद हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता चलता है। यहां पे हमने क्यूसी क्या निकाला 8, और केसी क्या गिवन था, जो गिवन वैल्यू थी वो था 47, मींस जो आपने डेटा ढूंढा वो क्यूसी क्या है, लेस देन केसी है। आया समझ में? इस क्वेश्चन में क्यूसी क्या है, लेस देन केसी है। तो जब ये सिचुएशन आया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, तो यही है हमारा टॉपिक। अब ध्यान से आ जाओ पीछे। इफ क्यूसी इज लेस देन केसी आ जाए किसी रिएक्शन में, तो इस बार रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट की तरफ जाएगा। रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर किसी रिएक्शन में क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर हो जाए केसी से, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। और दोनों इक्वल हो जाए तो अभी बताया था रिएक्शन किसमें है, इक्विलिब्रियम में है सर जी। और आपको पता है चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम, इसलिए क्यूसी और केसी निकालने का मेथड तो सेम है, बट एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, दूसरी क्या है, मेजर्ड वैल्यू। मतलब हमें चेक करते रहना है कि हम सही है या नहीं। सही हो गए तो बहुत अच्छा, हम बोलेंगे रिएक्शन क्या सर, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो दो चांसेस हैं, या तो ज्यादा या तो कम। तो अगर क्यूसी कम हुआ तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्यूसी ज्यादा हुआ तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो और क्यूसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास एक्शन रेशियो और रिएक्शन क्वेश्चन। क्या समझ में आया? क्या दोनों के बीच में, क्यूसी और केसी के बीच का डिफरेंस समझ में आया? एक थ्योरेटिकल वैल्यू है तो दूसरी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। और क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें रिएक्शन का डायरेक्शन पता चले। इक्विलिब्रियम हो तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो एक ज्यादा और एक क्या होगा, कम होगा। ज्यादा और कम होने से क्या होता है मैं आपको बता चुका। अब इस रिएक्शन में जो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, अभी इस क्वेश्चन में हमारा क्या आया था, जल्दी बता दो सर। हमारे क्वेश्चन में आया था QC इज लेस देन KC। तो सर जब QC इज लेस देन KC आया तो इस रिएक्शन के लिए मूवमेंट क्या होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सर बहुत आसान है, ये रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर सॉल्व करने के बाद QC की वैल्यू 47 आता, मींस केसी के इक्वल आता, तो मैं क्या बोलता खुशी से कि सर इसमें इक्विलिब्रियम है, ये ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना तो बैकवर्ड जाएगा, मजे में रहेंगे। क्लियर टू यू? क्या समझ में आया हमें मास एक्शन रेशियो? क्या हमें केसी के साथ उसका रिलेशन समझ में आया? निकालने का मेथड समझ में आया, कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, क्या अब हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट है थर्ड वन। क्या बोला मैंने, थर्ड एप्लीकेशन क्या था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यूज करके हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो सर कैसे निकाल सकते हैं, क्या हमें बताएंगे? तो इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया, जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन भी लिख सको बड़े आराम से। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं एक आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना सिखाता हूं, ठीक है? जैसे कोई भी एक रिएक्शन ले लो, तो मैं पहला अलग अलग लेता हूं। मैं पहला ले लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। इस केस में मैंने एक ऐसा इक्वेशन उठाया जिसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 0 है। मैंने ऐसा एक एक्सप्रेशन उठा लिया। अच्छा सर इसका एग्जाम्पल दो। बिल्कुल, आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, आप जानते हो। जैसे मैंने लिखा H2 प्लस I2, और H2 प्लस I2 सबको पता है क्या देता है बच्चों, HI देता है। Am I right? बहुत अच्छी बात है। क्लियर? डन। अब इसका मुझे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे हम लोग लिखेंगे उस चीज को हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है? देखो H2 प्लस I2, इनिशियली मैंने क्या बोला कि जब टाइम T0 था तो H2 के 1 मोलर कंसंट्रेशन थे और I2 के 1 मोलर। रिएक्टेंट के शुरुआत में तो आपको रिएक्टेंट कुछ लेना होगा, और जब ये रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। यानी शुरुआत में सिर्फ किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। और जैसे दो रिएक्टेंट मिलेंगे तो रिएक्शन होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो याद करो मैंने बिगनिंग ऑफ द क्लास बताया था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो मैंने माना कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन एक्स फैक्टर से डिक्रीज किया, मींस हम लोग बोलेंगे कि एक्स प्रोपोर्शन उसका डिक्रीज कर गया, ठीक है? कोई एक्स वैल्यू डिक्रीज की, तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स। तो यहां भी क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स। कितना डिक्रीज किया, एक्स अमाउंट, तो कितना बना बच्चों, एक्स बना। कितना टाइम है ये, 2 टाइम, तो क्या लिखेंगे,
2x। क्या ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमें लिखना आया? यस सर। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x, तुम कुछ भी लिख सकते हो, 1 माइनस बी, 1 माइनस डी, जो भी, यहाँ 1 माइनस बी तो यहाँ भी 1 माइनस बी, क्लियर। आप 1 माइनस डी भी लिख सकते हो, 1 माइनस डी भी लिख सकते हो, और यहाँ पे उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट बना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम लोग को लिखना आ गया, क्लियर। बहुत अच्छी बात है। अब अगर हमें इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखने बोले तो केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? एच आई टू दी पावर 2 अपॉन H2 इंटू वाट I2। बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। अब बताओ HI का कंसंट्रेशन 0 लोगे या 2x लोगे? आपको पता है ये कौन सा कंसंट्रेशन है, ना तो इनिशियल है ना तो फाइनल है, ये कौन सा कंसंट्रेशन होता है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। याद करो एक्टिव मास का कंसेप्ट मैंने बताया था, बिल्कुल। तो हमें 0 नहीं लेना, हमें क्या लेना है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो क्या लेंगे? 2x स्क्वायर। उसके बाद H2 के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स। I2 के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स। क्या हमें केसी का एक्सप्रेशन आ गया? 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। डन सर। क्या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल। सिमिलरली हम लोग केपी का भी ढूंढ सकते हैं। आया समझ में? गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल नंबर 2 ले लिया सपोज, ठीक है। मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिया, वेट करो, इसी क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने इस बार ये लिया जब डेल्टा एन जी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था, डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी पॉजिटिव और डेल्टा एन जी नेगेटिव। तो तीनों से ही मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपको लिख के बताता हूं। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी जो मन में आपका आए आप ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता है जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट डिक्रीज करता है, तो मैंने वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या लिया? एक्स लिया। आगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो उसमें वो अल्फा लेते हैं। बात घुमा फिरा के वही है, बस एक्सप्रेशन लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैंने एक डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मेरे पास एग्जाम्पल है ये PCl5 gives you PCl3 प्लस Cl2, ये ले लिया। देखो चेक करके क्या इसका डेल्टा एन जी 0 है, ग्रेटर देन 0 है? हाँ सर बिल्कुल है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो आगे बढ़ते हैं ना, चेक करके देखते हैं। मैंने ले लिया जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, PCl5 का कंसंट्रेशन मैंने A ले लिया, इस बार 1 नहीं, इस बार A ले लिया, ठीक है। आपको पता है इनिशियल जो होता है प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन होता नहीं है, तो उसका कंसंट्रेशन 0 एंड 0। अब जब डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू हुआ टाइम के साथ, तो मैंने ले लिया जब टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, मैंने बोला इसका x अमाउंट डिक्रीज किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स। तो इधर कितना बना? x, और इधर कितना बना? x। क्योंकि ये एक एक मोल है तो x और x लिखा, अगर 2 लिखते तो यहाँ लिखते 2x, यहाँ अगर 3 मोल होता तो क्या लिखते? 3x, 4 मोल होता तो क्या लिखते? 4x। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। तो अब हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना आया, आ जाएगा सर। केसी का एक्सप्रेशन बहुत इजी है, तो केसी इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं? PCl3 इंटू Cl2 अपॉन व्हाट? PCl5। अब आपको कौन सा कंसंट्रेशन लेना है? t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। सर t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, वैल्यू पुट कर दो x अपॉन 1 माइनस एक्स, और मजे करो, सॉल्व करके निकल जाओ। डन सर? हाँ सर बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है? देखो अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो रुको, कोई भी क्वेश्चंस लो आराम से, सबका रूल वही है। और याद रखना ये सब गैस में है, अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हो तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में उसको यूज नहीं करते। यानी हम प्रोसीड तो करेंगे लेकिन जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उनको इंक्लूड नहीं करना है। डन सर? बिल्कुल। चलिए अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जिससे आपके दिमाग की बत्ती और आसानी से जल जाए। एक मैं ले लेता हूं एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें मैं ले लेता हूं डेल्टा एन जी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो। सर कौन सा इक्वेशन है? तो चलो मैं और एक इक्वेशन ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं N2, बहुत अच्छी बात है, प्लस 3H2, और ये आपका क्या देने वाला है? NH3। बहुत अच्छी बात है, मैंने ले लिया, मजेदार। डन सर? चलो अब मैंने क्या किया, थोड़ी मैंने दिमाग की बत्ती जलाई, और दिमाग की बत्ती जला के जब t इज इक्वल टू 0 था तो मैंने ले लिया इसके, क्या ले लूं? 1 मोल ले लूं, A ले लूं, और इसका मैं 3 टाइम्स है, या ऐसे कर देता हूं मैं, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा।
रुको, मैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से समझ लो। जैसे मैं ले लेता हूँ N2 प्लस 3H2, बहुत अच्छी बात है, और ये क्या दे दिया हमारा 2NH3, जिससे आप इजीली और समझ जाओ इसको। ठीक है, अब T इज इक्वल टू मैंने क्या किया 0, यहाँ ले लिया N2 एक ही बार है तो मैंने ले लिया इसका कंसंट्रेशन 1, यहाँ 3 टाइम्स, मतलब इसी से मैं सॉल्व कर दूंगा जो कि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, गुड, और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ 2 मत लिखना क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता। हाँ सर जी, आप बार बार बता रहे हो मुझे, तो याद रखना, भूलना नहीं है किसी भी हाल में। चलिए बहुत अच्छा, तो मैंने बोला T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, मैंने बोला x अमाउंट डिक्रीज किया तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स। अब यहाँ तो 1 मोल था तो 1 माइनस एक्स, यहाँ 3 मोल है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 मोल है तो 3x लिखोगे दादा मेरे। अगर 2 मोल होता तो क्या लिखते 2x। इज इट क्लियर? यहाँ पे 1 मोल था तो 1 माइनस 1x, 1x मतलब x, यहाँ पे 3 मोल है तो 3 माइनस 3x लिखोगे। समझ में आया? 3 माइनस अगर x लिख के आ गए तो गलत हो गया। अब यहाँ पे कितने मोल बने 2 मोल, तो अगर सिर्फ x लिखे तो आप गए, तो क्या है यहाँ पे लिखोगे 2x। क्या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना हमें आया? चीजें समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल चीजें समझ में आई। तो इस एक्सप्रेशन को भूलना मत, कैसे लिखना है देखा आपने, क्या लिखा 1 माइनस एक्स, उसके बाद 3 माइनस 3x, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 2x। तो डेल्टा एन जी जब 0 हो तब भी हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो तब भी हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तब भी हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये आपको समझ में आया? ये आपके लिए इजीली हो गया। अब आप ए बी भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन आप लिखते रहना। आया समझ में? बिल्कुल। तो आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपका डाउट और भी इजीली क्लियर हो जाए, डाउट रहे नहीं। पढ़ो क्वेश्चन में। 3 mole of PCl5 kept in 1 liter means डेफिनेटली जो कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स 3 वॉल्यूम 1, यानी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 3 मोलर दिया हुआ है। किसका? PCl5 का। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। 1 liter closed vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Clear? Calculate the composition of the mixture at equilibrium. आपको क्या बोला है? कंपोजिशन निकालो मिक्सचर का इक्विलिब्रियम में। कब? जब Kc क्या हो 1.8 की मैंने। तो बहुत अच्छा, आपको क्या करना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है। किसका? PCl5 का। लिखा PCl5 का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बना बच्चा लोग? PCl3 बना, और साथ में क्या बना? Cl2 बना। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलो, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब बोलो इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार 1 नहीं है, इस बार 3 मोलर है। मैंने जस्ट अभी जो इससे पहले बताया वो जस्ट एक रैंडम मैंने एग्जांपल लिया, अब जो डेटा है मैं पुट कर रहा हूँ। 3 मोलर लिख दिया 3। आपको पता है इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है 0। चलो बहुत अच्छा। T इज इक्वल टू, अगर T इक्विलिब्रियम है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस इसके कितने मोल हैं 1, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस x लिखेंगे। क्या 3x लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि PCl5 के कितने मोल है दादा मेरे 1। PCl3 कितनी बार है 1 बार है तो ओनली क्या लिखेंगे x। क्या 2x लिखेंगे? नहीं। Cl2 कितनी बार है 1 बार, क्या लिखेंगे x। क्या 2x लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। अब समझ में आया होगा, अब दिमाग की बत्ती जली होगी तुम लोग की। आया समझ में? गुड। तो चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Kc इज इक्वल टू क्या लिखेंगे PCl3 इंटू Cl2 अपॉन वॉट PCl5। बहुत अच्छी बात है। चलिए, PCl3 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x, Cl2 का x, और PCl5 का क्या है 3 माइनस एक्स। एम आई राइट? हाँ सर बिल्कुल। अब इस वैल्यू किसके इक्वल है? जो Kc की वैल्यू किसके इक्वल है 1.8 के इक्वल है। तो क्या हमारा एक्सप्रेशन आ गया? अब हमें क्या ढूंढना है? x की वैल्यू ढूंढनी है। और मेरी मेरी नहीं, आपकी मैथमेटिक्स मुझसे ज्यादा अच्छी है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई, यानी PCl3 का कंसंट्रेशन हमें मिल गया, Cl2 का कंसंट्रेशन मिल गया, और 3 माइनस एक्स मतलब 3 से अगर x की जो वैल्यू है उसको हम
क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें PCl5 का भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल गया। मींस पूरे रिएक्शन मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का हमें वैल्यू मिल गई। आया समझ में? क्या टफ है? नहीं सर। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना आ गया? हाँ सर, बिल्कुल लिखना आ गया। तो क्या हमें एप्लीकेशन समझ में आया? क्या एप्लीकेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर and concentration of reactant and product have a constant value at equilibrium। मींस जो केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम उसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिखते, ना फाइनल लिखते हैं। डन ना? गुड। ये तो लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये बहुत, इसको वीवीआई कर लो, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। वन टॉप इक्वेशन आता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो के की वैल्यू है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के राइज होने से वो बढ़ता और घटता है, डिपेंडिंग कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज द इनवर्स फॉर द रिवर्स प्रोसेस व्हेन कंपेयर्ड टू द फॉरवर्ड प्रोसेस। नहीं समझ में आया, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई घबराना नहीं है। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, कोई भी एक रिएक्शन मैं लिख देता हूं, ए से बना बी। क्लियर? अब मैं बोलता हूं लिखो इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप बोलोगे सर क्या सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो सिंपल है, बी अपॉन ए। एम आई राइट? अब मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, अब मैंने बी को रिएक्टेंट बना दिया, अब मैं बोला बी से बना ए, बोला अब लिखो तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तुम बोलोगे सर क्या सिली क्वेश्चन है, सर के डैश सी इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन बी। एम आई राइट? बट अब जब तुम के सी और के डैश सी को कंपेयर कर रहे हो तो क्या कुछ तूफानी दिख रहा है? हाँ सर, कुछ तो तूफानी मुझे समझ में आ रहा है कि जब रिएक्शन को रिवर्स किए तो के सी की वैल्यू एक दूसरे के क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई। मींस जो के डैश सी है वो 1 अपॉन के सी है क्या? देखो तो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो, के डैश सी बी अपॉन ए है, के सी बी अपॉन ए है, और के डैश सी क्या है, ए अपॉन बी, यानी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो वही वहां लिखा था कि जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, आ जाइए अब समझ में आया, इट इज द इनवर्स फॉर द रिवर्स प्रोसेस। यानी जब ये अगर रिएक्शन रिवर्स हो गया तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल यानी इनवर्स हो जाएगा। डन? अब यहां देखो नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K dash for a reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer n is related to the equilibrium constant K of the original reaction as K dash equal to K to the power n। सर क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं समझाता हूं, देखो एकदम इजीली समझेंगे। फिर से मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा पीछे आते हैं। मैं एक कोई भी रिएक्शन लिख लेता हूं, लाइक ए से बना बी। क्लियर? अब मैं बोलूँ इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखो, आप बोलोगे सर फिर से इजी क्वेश्चन पूछते हो, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए। लिख दिया? हाँ सर बिल्कुल लिख दिया। अब मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन को तुम कोई एक वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ये कर दिया। अब मैं बोलता हूँ इस रिएक्शन का तुम के डैश सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो। अब क्या बोलोगे, बी टू दी पावर 2 अपॉन ए टू दी पावर 2। एम आई राइट? अब क्या इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ रिलेशन दिख रहा है? मैंने क्या देखा कि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो के डैश सी जो हो गया, के सी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देखो ना, जस्ट डबल हो गया। अब 2 तो है, डबल ही होगा ना। लेकिन अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो के डैश सी क्या हो जाएगा, के सी टू दी पावर n हो जाएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो के सी टू दी पावर 3 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करूं तो के सी टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4। ये सब चीजें एग्जाम में आपका टाइम रिड्यूस करेगा जब के सी की वैल्यू गिवन है और के डैश सी मींस न्यू इक्वेशन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को पूछे। डन सर? हाँ सर डन। अब अगर मैं डिवाइड करूं तब क्या होगा, तो डिवाइड करने पे हो जाएगा के डैश सी इज इक्वल टू के सी टू दी पावर 1/n होगा। मतलब
अब जैसे सपोज करो यहाँ 2 नहीं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख दूं, जैसे मैं a प्लस बी गया, अब इसको मैंने कैसी लिख दिया, इट इज b अपॉन वाट a, गुड। अब मैं इसको ऐसा लिखूं 1/2a और 1/2b, अब मैं बोलूं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, तो k डैश सी, अब हमने क्या किया, अब डिवाइड किया, तो k डैश सी इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, b टू द पावर 1/2 अपॉन a टू दी पावर वाट 1/2। बहुत अच्छी बात है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, सर बहुत इजी है, k डैश सी इज इक्वल टू के सी टू दी पावर 1/2, यानी जब डिवाइड करेंगे कोई भी वैल्यू से तो न्यू के सी जो होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसा। आई होप अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, रिलेशन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट फीचर भी आपको समझ में आ चुका होगा के का, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। डन सा, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये अब सारे टेबल हम कर सकते हैं, चीजें समझ में आई, टेम्परेचर वाला मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग द इक्विलिब्रियम, अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट करते हैं, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ली सटेलियर प्रिंसिपल, जिसको ली चटेलियर प्रिंसिपल भी बोला जाता है, कि अगर हमने कंसंट्रेशन में चेंज किया, प्रेशर में चेंज किया, वॉल्यूम में चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट होगा, इक्विलिब्रियम अल्टर हो जाएगा तो क्या होगा, वही लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, बट इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन द कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब्ड। क्लियर, तो अब इसको कौन बताया था, ली सटेलियर प्रिंसिपल में। हाउएवर इट कम्स बैक टू इक्विलिब्रियम बाय शिफ्टिंग द रिएक्शन टू वन डायरेक्शन टू नलिफाई दिस इफेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इक्विलिब्रियम जो इंपैक्ट है, जो ली सटेलियर प्रिंसिपल है, उसको कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस में, वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आज जो मैंने बताया आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, कीप्स ऑन रिवाइजिंग। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।